नमस्कार। तो चलिए आज समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारतीय समाज अपनी बिल्कुल शुरुआती शक्ल ले रहा था। आज हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या प्राचीन भारतीय समाज हमेशा से उतना ही सख्त और बंधा हुआ था जैसा हम अक्सर मान लेते हैं? हो सकता है आज की ये पड़ताल इस सोच को थोड़ी चुनौती दे। तो हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो आज से कोई 3,500 साल पुराना है, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय। ये वो वक्त था जब भारतीय सभ्यता की, कह सकते हैं, नींव रखी जा रही थी और समाज अपनी पहली रूपरेखा बना रहा था। अब ये बात वाकई दिलचस्प है। जाने माने इतिहासकार आर.एस. शर्मा इस समाज को पूर्व वर्गीय समाज या प्री क्लास सोसाइटी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज में वर्गों का वैसा सख्त बंटवारा नहीं था जैसा बाद के समय में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को ही समझते हैं, क्योंकि उस दौर में इसका स्वरूप आज की हमारी समझ से, कह सकते हैं, बिल्कुल अलग था। तो देखिए, समाज मुख्य तौर पर 3 समूहों में बटा था। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये बंटवारा उनके काम पर आधारित था। जैसे जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ और ज्ञान का काम करते थे, क्षत्रिय युद्ध और प्रशासन संभालते थे, और वैश्य यानी जो आम लोग थे वो पशुपालन और उत्पादन का काम करते थे। तो ये एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर था। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म यानी काम पर टिकी थी। इसका मतलब साफ है कि उस समय सोशल मोबिलिटी मुमकिन थी। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने काम के आधार पर अपना वर्ग बदल सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक और बात ध्यान देने वाली है, शूद्रों का जिक्र ऋग्वेद में बहुत कम है और उन्हें उस वक्त नीचा नहीं माना जाता था। ये जो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र आता है, वो सख्त विभाजन असल में बाद के समय में जाकर बना, इस दौर में नहीं। अच्छा, ये तो हुई समाज की बड़ी तस्वीर। अब जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि परिवार और लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी। परिवार ज्यादातर जॉइंट फैमिली होते थे जिसका मुखिया पिता होता था। वंश भी पिता के नाम से ही चलता था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि औरतों को समाज में काफी सम्मान मिला हुआ था। बाल विवाह जैसी कोई प्रथा नहीं थी, और तो और विधवा विवाह के भी संकेत मिलते हैं। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना प्रोग्रेसिव था। लोगों की जिंदगी काफी सीधी साधी थी। खाने में दूध, घी, जौ और गेहूं मुख्य थे। हाँ, मांसाहार भी चलन में था, और धार्मिक अनुष्ठानों में सोमरस का भी जिक्र आता है। लोग ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे और सोने तांबे के गहनों का भी शौक रखते थे। अब बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो तब सब कुछ मौखिक था। मतलब ज्ञान गुरु से शिष्य तक सुनकर और याद करके ही पहुंचता था। गुरुकुल सिस्टम था जहां वेद, युद्ध कौशल और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। और ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि उस दौर में स्त्रियां भी शिक्षा हासिल करती थीं। तो सवाल उठता है कि ये लोग अपने सामुदायिक फैसले कैसे लेते थे। इसके लिए 3 प्रमुख सभाएं थीं। पहली थी सभा। इसे ऐसे समझिए कि यह गांव के बड़े बुजुर्गों और खास लोगों की एक काउंसिल थी। इसका काम था न्याय करना और पॉलिसी से जुड़े फैसले लेना। हाँ, एक तरह से इसे आज की पंचायत का शुरुआती रूप कह सकते हैं। दूसरी थी समिति। ये एक आम जनसभा थी जिसमें कबीले के ज्यादातर लोग हिस्सा लेते थे, और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये राजा को चुनने में भी एक अहम भूमिका निभाती थी। ये उस दौर में एक लोकतांत्रिक पहलू को दिखाता है। और फिर तीसरी थी विधत। ये एक तरह की धार्मिक और सामाजिक सभा थी जहां यज्ञ, अनुष्ठान और आपसी विचार विमर्श हुआ करते थे। इसे इन सब में सबसे पुरानी संस्था माना जाता है। तो आसान शब्दों में समझे तो सभा एक छोटी चुने हुए बुजुर्गों की परिषद थी, जबकि समिति एक बड़ी आम लोगों की सभा थी। और ये दोनों मिलकर ही समाज के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को कंट्रोल करती थीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? ऋग्वैदिक समाज की तस्वीर एक ऐसे समाज की है जो सरल था, जिसमें गतिशीलता थी और जहां समुदाय की भावना बहुत मजबूत थी। और यही वो बुनियाद थी जिस पर बाद में भारत का और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सामाजिक ढांचा खड़ा हुआ। इस दौर को समझे बिना हम बाद के बदलावों को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सरल और गतिशील समाज समय के साथ इतना जटिल और कठोर बन गया? ये वो सवाल है जो हमें इतिहास के अगले पन्नों को पलटने पर मजबूर करता है।